हाँ एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पेशल प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे फंडामेंटल राइट्स की तरफ। आज हम कुछ फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 13 से लेके आगे तक 23 तक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। जो थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ मैं कि आज हमने पढ़ना कहाँ कहाँ से है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। उसके बाद हम आर्टिकल 12 से शुरू करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल प्रोविजंस क्या है। वहाँ हमने ये भी डिस्कस किया था कि आर्टिकल फर्स्ट जो है, आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है हमारे स्टेट के बारे में, यूनियन के बारे में, कि यूनियन का नाम वगैरह जो उसके बारे में। फिर आर्टिकल 2 से लेकर आर्टिकल 11 तक वो सिटीजनशिप के बारे में बताता है। वो पार्ट सेकंड हो गया। पार्ट फर्स्ट में आर्टिकल 1 आता है, पार्ट सेकंड में आर्टिकल 2 से 11 तक आता है। फिर आता है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में आता है फंडामेंटल राइट्स, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वो कहाँ से आता है? जनरली हम पढ़ते हैं इनको आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12, 13, उसके आगे से लेके आर्टिकल 24 तक पढ़ेंगे आज हम। ये मैंने माइंड मैप बना के लाया है ताकि आपको इजीली बाद में रिवाइज हो जाए। थोड़ा डिटेल्ड माइंड मैप है ताकि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना रहे कुछ भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है, मैंने आपको बता दिया कि फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है फंडामेंटल राइट्स। इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। बस ये आपको, ये जो फ्रेज है ये याद रखना है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है, इसकी एक डिटेल्ड इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसे कि 12th सेंचुरी में जो राजा इंग्लैंड में होते थे, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक लिस्ट ऑफ रूल्स बनाए थे। लिस्ट ऑफ रूल्स, उसको बोला गया था मैग्ना कार्टा। इसी तरह यहाँ पे भी ये एक तरह के, मान लो, राइट्स हैं आपके, फंडामेंटल राइट्स। तो वहाँ पे भी उन्होंने कुछ राइट्स के रूल्स बनाए हुए थे। तो फर्स्ट टाइम जो ये राइट्स बनाए थे तो उसको बोला गया था मैग्ना कार्टा। इसी तरह इंडिया में इसको बोला जाएगा, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको डालेंगे तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। आपको सिर्फ ये फ्रेज याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको डिटेल में। सेकंड ये है कि इसको ये भी बोला जाता है कॉर्नर स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टुगेदर विद डीपीएसपी। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए, फंडामेंटल राइट्स अलॉन्ग विद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हम पार्ट 4 का, जो अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3, इसके बाद आता है पार्ट 4। पार्ट 4 और पार्ट 3 को मिला के जो बोला जाता है उसको बोला जाता है कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये फ्रेजेस ही याद रखने, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंसाइंस का मतलब होता है ज़मीर। कंसाइंस का मतलब होता है ज़मीर। तो कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ये कॉन्स्टिट्यूशन का ज़मीर माना जाता है फंडामेंटल राइट्स को, मतलब पार्ट 3 को। इसका एम क्या है कि फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं कि ये राइट्स आपके हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन। क्या कहता है ये? गवर्नमेंट ऑफ लॉज, यानी गवर्नमेंट चलती है कानून से, ना कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी के विम्स एंड फैंसीज, जिसको बोला जाता है कि एक आदमी के रूल के हिसाब से नहीं चलेगा। ये जो लॉज हैं ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल फॉर द लैंड। इसको आपको थियोरेटिकल कुछ नहीं पढ़ना है ज़्यादा, बस ये जो कुछ फ्रेजेस हैं पूछ सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी पूछ सकते हैं। जैसे ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन डीपीएसपी के साथ में मिलके इनको बोला जाता है कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको ये भी बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। ये थोड़ा सा आगे इसका बेसिक। हम चलते हैं आर्टिकल 12 से शुरू करते हैं। मैंने बताया कि पार्ट फर्स्ट में आता है आर्टिकल 1, पार्ट सेकंड में आता है आर्टिकल 2 से 11, पार्ट थर्ड में आता है आर्टिकल 12 से 35। फिर आगे चल के जो आते हैं पार्ट 4, फिर पार्ट 4A है, फिर पार्ट 5 है। तो हमने अभी तक के पार्ट थर्ड का ही देखना है। आर्टिकल 12 देखते हैं। आर्टिकल 12 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफाइन करता है स्टेट को। अब यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन रहेगा स्टेट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में। जब भी ये वर्ड स्टेट लिखा होगा, ये वर्ड स्टेट, अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए वहाँ पे लिखा होगा स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा कुछ लिखा होगा। लेकिन ये स्टेट, खाली एक फ्रेज स्टेट अगर दिया होगा, इसका मतलब होता है कंट्री, यानी नेशन। जो कंट्री होती है इसका मतलब होता है कंट्री, ये वाली स्टेट का। ठीक है,
इसमें क्या क्या आता है, अगर हम बात करें स्टेट की डेफिनेशन में, तो सबसे पहले आता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, स्टेट की जो ये स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़, लोकल बॉडीज जितनी भी है, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, ये सब जो आती है स्टेट की डेफिनेशन में आती है। स्टेट यानी कंट्री, कंट्री इधर जो स्टेट लिखा होता है इसका आप इतना मान के चलो ये कंट्री की बात कर रहे हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। उसकी डेफिनेशन में ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। सेकंड है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी में जितना भी एरिया आता है उसको हम इंडियन डेफिनेशन, स्टेट की डेफिनेशन में डाल सकते हैं। विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ भी नहीं है, इसके साथ आप कंफ्यूज ही हो जाओगे, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। आर्टिकल 12 में क्या है, इतना आपको याद रखना है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट की जब भी बात की जाए तो तीनों तरह की गवर्नमेंट्स जो होती हैं, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तीनों गवर्नमेंट को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्टेट, स्टेट बोलते हैं, ठीक है। जब भी ये वाला वर्ड स्टेट की बात की जाए, आप ये मान के चलो कि ये कंट्री, फुल कंट्री की बात कर रहे हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 जो है ये बोलता है कि जो भी कानून, जो भी लॉ है, जो वो इनकंसिस्टेंट है, जो भी कानून अगर वो फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, अगर उनको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड है। यानी ऑल लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब वो गैर कानूनी होंगे, वो कानून सही नहीं होगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो सही लैंग्वेज क्या रहेगी, आपको लैंग्वेज पे उतना ध्यान नहीं देना है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इतना याद रखना है कि आर्टिकल 13 जो है ये बोलता है कोई भी लॉ, अगर नया कानून बनाया जाता है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स गिवन है उनको फॉलो नहीं करता है, उनके अगेंस्ट जाता है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, ठीक है। तो उनको हटा दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। अब इसमें जो ये वर्ड लॉ लिखा है यहाँ पे, अब ये भी तो डिफाइन करना है, ये लॉ क्या है ना। तो उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे ये दिया गया है। लॉ कौन होंगे, परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, अगर कोई पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कानून लाती है, लॉ बनाता कौन है, पार्लियामेंट बनाती है या फिर स्टेट की लेजिस्लेचर बनाती है। दूसरा टेम्परेरी लॉज, जैसे ऑर्डिनेंस हो गए, ऑर्डिनेंस कौन पास करता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर। अब ऑर्डिनेंस होता क्या है मैं बताता हूँ। जब भी पार्लियामेंट का एक हाउस सेशन में नहीं होता है, अपर हाउस जो राज्यसभा जिसको बोलते हैं, वो तो हमेशा वो तो फुल परमानेंट बॉडी है, वो हमेशा रहेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो सेशन में नहीं होती, क्योंकि सेशन होते हैं विंटर सेशन, मानसून सेशन, इस तरह से अलग अलग सेशंस होते हैं। अगर वो सेशन में नहीं है, हमें कोई इमरजेंसी में कानून चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो प्रेसिडेंट होता है वो लाता है ऑर्डिनेंस, उसको बोला जाता है ऑर्डिनेंस। बाद में जब वो रिज्यूम करती है पार्लियामेंट, तो वो उसको दोबारा से क्या उसका असेंट दे देते हैं, तो फिर से पास करवाते हैं उसको। अगर उस ऑर्डिनेंस को कानून बनाना है तो फिर से उसको बिल की फॉर्म में ले आते हैं। इसी तरह स्टेट में भी होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। अब लॉ की डेफिनेशन में थर्ड आता है ऑर्डर, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन। आपको देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है कभी कभी नोटिफिकेशन ले आती हैं, ठीक है, तो वो भी लॉ के एम्बिट में आते हैं। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ, जैसे कस्टम्स हो गए, ठीक है ना। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो हमें इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, तो वहाँ पे वो जो कस्टम्स वगैरह वो जो होते हैं उनको भी लॉ के डेफिनेशन में रखा जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 जनरली दो चीज़ें बोलता है, एक तो डेफिनेशन ऑफ लॉ देता है कि लॉ की डेफिनेशन क्या होती है। अब इसको आपने इतना डिटेल में याद नहीं रखना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा, फिर जो ऑर्डिनरी लॉज होंगे, रूल्स रेगुलेशंस होंगे, और जो कस्टम्स होंगे, बस ऐसे याद रखो इसको। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें क्या है, इसमें बोला गया है जुडिशियल रिव्यू। एक्चुअली क्या है इसमें, जुडिशियल रिव्यू। अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि मूवी आती है, मूवी के बाद आपको बताया जाता है कि इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, क्या है। तो वो तो वॉलंटरी रिव्यूज़ होते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी मूवी के लिए। लेकिन जुडिशरी जब रिव्यू करती है किसी चीज़ को, जैसे ट्रिपल तलाक, ऐसी चीज़ों को जब वो रिव्यू करती है, जैसे काफ़ी सारे कानून आए
जुडिशरी अपनी मर्जी से कोई कानून देखेगी कि गलत हो रहा है तो वो उसको रिव्यू करने लग जाएंगे खुद से अपनी मर्जी से, उसको सुओ मोटो बोलते हैं, सुओ मोटो रिव्यू। जुडिशरी क्या करेगी, खुद से रिव्यू करेगी, उससे बताएगी कि अगर ये कानून सही है तो वो बोलेगी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसमें कोई गड़बड़ होगी तो वो बोल देंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड है, उसको डिलीट कर दिया जाए, तो उसको उसी वक्त डिलीट कर दिया जाता है। आर्टिकल 13 इसी जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है। ये कहता है कि लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट हो गए, यानी उसके फॉलो नहीं कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब फंडामेंटल राइट्स जो है एक बेंचमार्क है, एक स्केल है, उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो ठीक रहेगा, अगर उसके थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया आपने तो आपका वो लॉ आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है जुडिशियल रिव्यू। तो आर्टिकल 13 दो चीज़ों की बात करता है, एक करता है जुडिशियल रिव्यू की बात। तो उसमें जो जुडिशियल रिव्यू में जब बात आती है लॉ की, तो लॉ की डेफिनेशन भी होनी चाहिए, तो वो भी इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है आर्टिकल 13 में। तो आर्टिकल 12 में आता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13 में आता है जुडिशियल रिव्यू प्लस एम्बिट ऑफ लॉ यानी लॉ की डेफिनेशन। इसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 14 पे। एक्चुअली अब हमारा जो मेन फंडामेंटल राइट्स शुरू हो रहे हैं वो अब शुरू हो रहे हैं, इससे पहले जो थे ये तो सिर्फ डेफिनेशंस की थी इनकी। अब आ रहा हमारा आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक उसको बोला जाता है राइट टू इक्वेलिटी। मैं थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। आर्टिकल 14 टू 18 उसको बोला जाता है राइट टू इक्वेलिटी। आर्टिकल 19 टू 22 इसको बोला जाता है राइट टू फ्रीडम। इसमें फर्दर आर्टिकल्स होते हैं, जैसे आर्टिकल 14 के बाद आता है 15, 16, 17, 18। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18 ये तो जो 5 आर्टिकल्स हो गए है ना 18 तक, तो इनको बोला जाता है राइट टू इक्वेलिटी। इसी तरह आर्टिकल 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22 ये 4 आर्टिकल्स हो गए। ये बात करता है फ्रीडम के बारे में, राइट टू फ्रीडम। इसी तरह उसके आगे आते हैं आर्टिकल 20, इसमें एक ही आर्टिकल है तो आर्टिकल 20 में। उसके बाद आर्टिकल 21 हम डिस्कस करेंगे, इसके आर्टिकल 21, उसके बाद आर्टिकल 22, 23। स्टार्ट करते हैं 14 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14 इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब दो चीज़ें हैं इसमें, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन। आप दोनों को हम डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट जो है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। यानी स्टेट किसी भी आदमी के साथ ये बोल रहा है कि शैल नॉट डिनाई, इसका मतलब नॉट का मतलब क्या है, स्टेट को कोई काम नहीं करना है। शैल नॉट डिनाई, स्टेट को कोई काम, स्टेट का मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कंट्री की बात चल रही है। स्टेट शैल नॉट डिनाई। अब इसमें स्टेट, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ स्टेट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये कोई चीज़ डिनाई नहीं कर सकती। ठीक है, ये नॉट की बात कर रहा है, स्टेट को ये चीज़ नहीं करनी है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, ये स्टेट को नहीं करना है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अभी ये पूरी मैंने बात बताई नहीं है, अभी नीचे चलते हैं फिर आपको समझ आएगा। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इंक्लूड सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स एज वेल एज लीगल पर्सन। पहले तो सिटीजन्स इसमें इंक्लूड ही नहीं, ये याद रखना। आर्टिकल 14 जो है ये सिटीजन्स के लिए भी है और नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। अब कौन कौन से लॉ जो है वो सिटीजन्स के लिए भी है और नॉन सिटीजन्स के लिए भी है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आर्टिकल्स फॉर ओनली सिटीजन्स ओनली लिख देता हूँ, सिटीजन्स ओनली। ठीक है, आर्टिकल्स फॉर सिटीजन्स ओनली। ये वाले जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। कौन कौन से, आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 29, 30, ये आपको याद रखना है। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ लोगे फिर आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल्स कौन कौन से किसके बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 29 एंड 30 सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं ये वाले राइट्स, ओनली फॉर सिटीजन्स। तो ये वाले राइट्स जो हैं ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। इसके अलावा जो राइट्स हैं वो बोथ सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को मिलते हैं, यानी रेजिडेंट्स को भी मिल सकते हैं और सिटीजन्स को भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 14
तो ये किन के लिए, सिटीजन्स के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, अभी मैंने बोला था ऊपर दो फेजेस हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें जो पहला वाला पोर्शन है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटिश ओरिजिन का है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हमने जो अलग अलग प्रोविजंस लिए हुए हैं, ये अलग अलग डिफरेंट बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया। इसी तरह हमने जो ये वाला पोर्शन है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमने ब्रिटिश से लिया हुआ है। इसमें हमने क्या करना है, प्रोहिबिशन है इसमें, मतलब स्टेट को कोई चीज़ नहीं करनी है, स्टेट को एक काम नहीं करना है, उसको रोका जाता है उस चीज़ से। तो ये एक तरह का प्रोहिबिशन है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि स्टेट शेल नॉट गिव एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगी किसी बंदे को, किसी इंसान को अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगी, ठीक है। तो ये बोलता है आर्टिकल 14 शेल नॉट, ये वाला जो पोर्शन है पहला वाला सेक्शन ये नेगेटिव है। देखो मैं ये आर्टिकल इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रह जाए। अगर मैं डिटेल में आर्टिकल 14 बताऊंगा फिर आपको आर्टिकल 14 याद रहेगा, अच्छा इसमें ये 2-3 चीज़ें थी। जनरली आपको एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इतनी डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर अब मैं इतनी डिटेल में बताऊंगा तो थोड़ा सा याद रह जाएगा। अगर मैं आपको 70% बताऊंगा तो 30-40% याद रह जाएगा। अगर मैं पहले ही 40% बताऊंगा तो फिर उसमें 10% भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। इसके लिए मैं इतना ज़्यादा बता रहा हूँ, वरना एग्जाम में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे। तो पहली चीज़ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो पहला जो पार्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड वाले कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरा जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये यूएस ओरिजिन का है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है इसका, ये पॉजिटिव, इसका मीनिंग जो है पॉजिटिव है। इसमें स्टेट शेल गिव इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इसमें देखो नॉट नहीं है, मतलब स्टेट को रोका नहीं जा रहा है, स्टेट यानी सरकार को रोका नहीं जा रहा, हमको ये नहीं बोला जा रहा कि आप ये काम नहीं करो। पहले में बोला जा रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है, तो स्टेट को रोका जा रहा है। सेकंड वाले केस में यूएस ओरिजिन का है, इसमें स्टेट को बोला जाता है आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, लेकिन किन के लिए, अलो स्पेशल ट्रीटमेंट, लेकिन किसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, जैसे वुमेन हो गए, वल्नरेबल सेक्शंस हो गए। अब ये वल्नरेबल सेक्शंस कौन से होते हैं, जैसे एससीज हो गए, एसटीज हो गए, है ना, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, तो जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए, तो उनके लिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। तो ये है यूएस ओरिजिन का, तो ये है, दूसरा है ब्रिटिश ओरिजिन का, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो पोर्शन है ये नेगेटिव है, सेकंड वाला पोर्शन जो है ना पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। इंडियन सिस्टम नो पर्सन कैन बी पनिश एक्सेप्ट फॉर द बेंच ऑफ लॉ। देखो आप कानून के हिसाब से ही किसी आदमी को सज़ा मिलती है, ऐसे उसको सज़ा नहीं मिलेगी, इसको बोला जाता है रूल ऑफ लॉ, यानी एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल रिजल्ट क्या होता है, राइट ऑफ इंडिविजुअल रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स प्रोवाइडेड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स गिवन है, एक सेकेंड, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है इसमें, इसको डिलीट करते हैं। हाँ, पहली चीज रूल ऑफ लॉ, सिंपल सी बात है, पहला जो इसमें है एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। सेकंड इज ये जो इसने बोली है कि हर किसी का जो भी पनिशमेंट मिलेगी, अगर उसने कानून कोई तोड़ा है तो वो उसको पनिशमेंट किसके हिसाब से मिलेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी किसके हिसाब से, कानून के हिसाब से, ना कि किसी की विम्स एंड फैंसीज पे चलेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक फीचर है और उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। अब ये बेसिक फीचर क्या, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना मान के चलो, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जो हड्डियों का एक स्केलेटन होता है, वो एक उसका बेसिक फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब वो उसका बेसिक फ्रेमवर्क है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फ्रेमवर्क है। उन बेसिक चीज़ों को जिनको हम बोलेंगे परमानेंट फीचर्स, उनको साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम फंडामेंटल राइट्स को उठा के कुछ और वहाँ पे डाल दें, हम बोल दें कि ये हमने अमेंड कर दिया है, तो अमेंड का मतलब चेंज कर दिया है, तो वो उसकी जगह हम दूसरी चीज़ डाल दें, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते। उनको बोला जाता है बेसिक फीचर्स, दे कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा था पर वो हमारे काम का नहीं है इस वक्त, इसलिए मैंने वो डिलीट ही कर दिया, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन ही होगा और कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो रूल ऑफ लॉ यानी राइट, आर्टिकल 14 आर्टिकल जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है,
राइट टू इक्वालिटी की जो बात करते हैं आर्टिकल 14, उसमें किसकी बात की जाती है, रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है। रूल ऑफ लॉ को अब थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको ये लगे कि इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ, जब भी क्वेश्चन में आए कि रूल ऑफ लॉ किससे रिलेटेड है, कौन से आर्टिकल में, तो ये आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 14 में है ये, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 15। अभी हमने आर्टिकल 14 में दो चीज़ें देखी थी। आर्टिकल 14 में क्या क्या चीज़ें थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मेन चीज़ ये है जो आपको याद रखनी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा जा सकता है, ठीक। तभी मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। बाकी जो चीज़ें हैं ये यूएस ओरिजिन का है, ये यूरोपियन ये ब्रिटिश ओरिजिन का है, तो वो उतना वो पूछेंगे नहीं। रूल ऑफ लॉ आता है आर्टिकल 14 में। इसके बाद आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 किसकी बात कर रहा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, देयर इज प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। काफ़ी सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं, ग्राउंड्स का मतलब काफ़ी सारे बेसिस दिए हुए हैं जिनके वजह से स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब एक किसी को ज़्यादा दे देना है, किसी को कम दे देना, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोहिबिशन है ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑनली, यहाँ पे ये वर्ड ऑनली इंपॉर्टेंट है। देखो ये वर्ड लिखा हुआ है ऑनली, यानी ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसको मैं बोलता होता हूँ RRCSP, ताकि आपको याद रह जाए, RRCSP, ठीक। इसका मतलब क्या है, पहला है स्टेट सिर्फ इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। इसका मतलब इसके अलावा स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। मान लो वुमेन है, ट्रांसजेंडर है, बाकी सेक्शन है सोसाइटीज़ के जिनको हमें एम्पावर करना है, तो उनको एम्पावर करने के लिए हमें क्या चाहिए, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन देना पड़ेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो जब एजुकेशन की बात आती है तो आर्टिकल 15 देखता है, जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो आर्टिकल 16 देखता है। अभी हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन सर्टन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी स्टेट अगर किसी को भी एजुकेशन, मान लो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि ये हिंदू है इसको इस कॉलेज में सीट नहीं मिलेगी, ये मुस्लिम है इसको नहीं मिलेगी, रिलीजन के बेसिस पे नहीं कर सकते। इसी तरह रेस, इसी तरह कास्ट, इसी तरह सेक्स यानी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, उसी तरह प्लेस ऑफ बर्थ, यानी ये जम्मू का है, ये कश्मीर का है, ये अलग स्टेट का है, ये दूसरी स्टेट का है, तो ये हो गया प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ भी मैटर करता है। तो ये वाली चीज़ों पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ था ओनली, इसका मतलब RRCSP पे तो कर सकती, इन पे नहीं कर सकती, इसके अलावा कर सकती है। इसके अलावा क्या हो गया, वुमेन के लिए स्पेशल रिजर्वेशन दे सकती है, वहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वुमेन से उससे वुमेन का फ़ायदा होगा, अगर वुमेन का फ़ायदा होगा उससे ओवरऑल फैमिली का फ़ायदा होगा, ओवरऑल फैमिली का फ़ायदा होगा तो उससे इंडिया का होल फ़ायदा होगा। तो हमने इस तरह से इसको देखना है, तो लार्जेस्ट जो पिक्चर बनेगी उसमें इंडिया का फ़ायदा ही होगा। तो वुमेन को अगर हम रिजर्वेशन देंगे, बैकवर्ड क्लासेस को, SCs को, STs को, इस तरह से हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाएंगे जिसमें हर किसी को बराबर हक मिलेगा। तो हम बोलेंगे स्टेट RRCSP पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, लेकिन इसके अलावा जो अलग प्रोविजंस हैं, जैसे कोई डिसेबल है, ठीक है ना, कोई डिसेबल पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है रिजर्वेशन की। कहाँ पे, ये मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, अभी ये जो आर्टिकल 15 चल रहा है ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। किसी को डिसेबिलिटी है या कोई लायबल है, रिस्ट्रिक्शन कंडीशन है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस होंगे। दूसरा ये कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, इसका मतलब कोई किसी शॉप पे किसी को ये नहीं बोल सकता कि आप यहाँ पे मत आओ। पब्लिक शॉप जो होगी, रेस्टोरेंट, होटल्स एंड अदर पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस। अब कोई अगर पब्लिक स्पेस है, एक मान जैसे कास्ट सिस्टम में होता है कि ब्राह्मण्स या फिर दूसरे अपर कास्ट होती हैं, क्षत्रिय, वैश्य, जो अपर कास्ट होती हैं, वो लोअर कास्ट्स को वहाँ आने नहीं देते,
ठीक है, तो वो लोअर कास्ट को वहाँ नहीं आने देते हैं, तो वो एक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ होता है तो वो सीधा सीधा उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है। कोर्ट में केस करने से पहले उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट वो बोल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 15 से रिलेटेड। आर्टिकल 15 का मेन मोटिव है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इसके बाद ये हो गया इन केस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के केसेस में, यानी अगर आपको कहीं पे एडमिशन चाहिए कॉलेज में, वैसे स्कूल में तो नहीं होता उतना ज़्यादा, कॉलेजेस में जो हायर एजुकेशन के लिए होते हैं वहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो रिजर्वेशन की बात करें तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि स्टेट सिर्फ इन 5 चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। इसके अलावा वुमेन को रिजर्वेशन दे सकती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, SCs, STs, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इन सबको वो रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन देने का मतलब एक तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आर्टिकल 16 भी वैसा ही है ऑलमोस्ट। आर्टिकल 16 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि रिसेंटली एक EWS करके एक रिजर्वेशन ऐड किया है इन्होंने। मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ। EWS की बात करें तो वो इसमें ऐड हुई है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में भी हुई है EWS, 15 में भी EWS ऐड हुआ है। ठीक है, 15 में भी हुआ है और 16 में भी ऐड हुआ है। ये दोनों आर्टिकल इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है पूछे जा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि दोनों जगह क्यों ऐड हुए हैं, क्योंकि ये मैंने बताया था कि एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर कुछ एजुकेशन से रिलेटेड काम होगा तो इसकी बात करेंगे। ठीक है, सॉरी। तो एजुकेशन से रिलेटेड अगर EWS दिया जाएगा तो उसको आर्टिकल 15 में रखेंगे। आर्टिकल 16 में जब हम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगा तो यहाँ पे EWS आएगा। तो इसमें भी सेम चीज़ है। ठीक है, बस 2 ग्राउंड्स एक्स्ट्रा हैं। जैसे यहाँ पे थे RRCSP, इसमें भी वैसा ही है, बस इसमें 2 ग्राउंड्स एक्स्ट्रा हैं, 2 बेसिस एक्स्ट्रा है। RRCSP तो हो गई वैसे का वैसे, RRCSP प्लस इसमें एक और चीज़ है DR, ये थोड़ा आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है स्टेट एम्प्लॉयमेंट देते वक्त, स्टेट जो है, स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट देते वक्त अगर किसी को जॉब मिलेगी वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, ओनली की बात कर रहा हूँ फिर से, ओनली इंपॉर्टेंट है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें ये एक्स्ट्रा है डिसेंट और रेजिडेंस, डिसेंट और रेजिडेंस। ठीक है, रेजिडेंस तो आपको पता है, डिसेंट आ गया आपका कहाँ लीनिएज है, कहाँ से आ रहे हो, तो वो चीज़ है। 2 ग्राउंड एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, बाकी तो RRCSP वैसे का वैसे ही है, 2 ग्राउंड्स एक्स्ट्रा D और R, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी एलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस। ठीक है ना, इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, मैंने भी बताया आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है ये आर्टिकल 16। तो ये बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो आर्टिकल ही बोलता है। अगला आर्टिकल हम अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं, ये थोड़ी लंबी वीडियो हो गई। सी यू गाइस।